अरे ऑडियो तो सुन लेना आप लोग, लेकिन तब भी पीडीएफ अगर चाहिए तो भी उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और एक बात याद रखना, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट आए ना ब्रदर, तो डायरेक्ट मेरे को लिंक्डइन में मैसेज कर देना, नहीं तो मेरे को कमेंट करवा देना, मैं आपको सब कुछ डाउट क्लियर करवा दूंगा। नमस्कार। नमस्कार। आज हम तिल चट्टों मतलब कॉकरोच और उनसे निपटने के जो असरदार तरीके हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इसके लिए कुछ तकनीकी ट्रेनिंग सामग्री है। हाँ बिल्कुल। 2 मॉड्यूल हैं असल में। एक में तो कॉकरोच कैसे रहते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है, वो सब है। और दूसरे में उन्हें कंट्रोल करने के क्या तरीके हैं, क्या तकनीकें हैं, वो बताया गया है। सही। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस जानकारी से जो सबसे काम की बातें हैं वो निकालें, ताकि कॉकरोच कंट्रोल के लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके समझ आएं। हाँ, और ये भी कि असल में ये काम कैसे करता है। बिल्कुल। और हाँ, एक दिलचस्प चीज पता चली कि इसके लिए एक खास ERDM अप्रोच, एक सोच की जरूरत होती है। हाँ, ERDM, इस पर आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले कॉकरोच के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। ये कमाल के जीव हैं वैसे, कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, बहुत अडेप्टिव होते हैं। जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए इनको? बस खाना, पानी, थोड़ी गर्मी हाँ। और छिपने की कोई जगह। रात में ज्यादा एक्टिव होते हैं ना। हाँ, नॉकटर्नल होते हैं। और खाते लगभग सब कुछ है, मतलब जो मिल जाए। अच्छा, और इनकी लाइफ साइकिल? अंडे होते हैं पहले? हाँ, अंडे केस में होते हैं, ऊथेका कहते हैं उसे। फिर उससे निकलते हैं निम्फ। ये छोटे कॉकरोच। हाँ, छोटे कॉकरोच। और ये स्टेज सबसे ज्यादा खाने पीने वाली होती है, बहुत एक्टिव। और फिर ये बड़े होकर वयस्क बन जाते हैं। कमाल की बात ये भी है कि बिना खाए 1 महीने से ज्यादा रह सकते हैं। हाँ, लेकिन पानी के बिना नहीं। पानी के बिना तो बस 1 हफ्ता। पानी बहुत जरूरी है इनके लिए। अच्छा, तो ये तो हुई इनकी बात, पर इन्हें कंट्रोल करना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये बहुत जरूरी सवाल है। बात सिर्फ घिनाने की नहीं है। ये कॉकरोच कई खतरनाक बैक्टीरिया फैलाते हैं, जैसे साल्मोनेला, स्टैफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। ओह, सैल्मोनेला तो फूड पॉइजनिंग करता है ना? हाँ बिल्कुल। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि साल्मोनेला बैक्टीरिया इनके मल में, मतलब इनकी पॉटी में, सालों तक जिंदा रह सकता है। बाप रे, सालों तक? हाँ, तो सोचिए कितनी आसानी से ये खाने की चीजों को गंदा कर सकते हैं। जहां खाना रखते हैं, बनाते हैं, उन सतहों को, यहां तक कि धुले हुए साफ बर्तनों को भी। और एलर्जी वाली बात भी थी कुछ। हाँ, इनके जो शरीर के टूटे हिस्से होते हैं या इनका मल सूखकर हवा में मिलता है, उससे कई लोगों को एलर्जी हो सकती है। अस्थमा के मरीजों के लिए तो ये और भी खतरनाक हो सकता है, उनकी तकलीफ बढ़ सकती है। तो मतलब ये सेहत के लिए वाकई बड़ा खतरा है। बिल्कुल, इसीलिए कंट्रोल जरूरी है। तो फिर आते हैं उस ERDM तरीके पर। ये क्या है ERDM? हाँ, ERDM ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। ई है एक्सक्लूजन, मतलब उनको बाहर रखना, अंदर आने से रोकना। रोकना कैसे? जैसे बाहर से कोई भी सामान आता है, किराना, कोई पेटी, सिलेंडर, उसको ठीक से चेक करना कि कहीं उसमें कॉकरोच या उनके अंडे तो नहीं। अच्छा। और जैसे अमेरिकन कॉकरोच नालियों से आते हैं अक्सर, तो नालियों में स्पेशल ट्रैप लगाना, जैसे नानी चाप। दरवाजे खिड़कियों में अगर दरारें हैं तो उन्हें बंद करना, मतलब एंट्री पॉइंट बंद करना। समझ गई। तो E हो गया एक्सक्लूजन। R क्या है? आर है रिस्ट्रिक्शन, मतलब उनके लिए जो जरूरी चीजें हैं, खाना, पानी, छिपने की जगह, उनको सीमित करना, उन तक उनकी पहुंच कम करना। अच्छा, मतलब साफ सफाई। बिल्कुल, साफ सफाई और मेंटेनेंस। जैसे कहीं खाना गिर गया तो फौरन साफ कर देना। फ्रिज के पीछे, माइक्रोवेव के नीचे, ऐसी जगहों की नियमित सफाई करना जहां वो छिप सकते हैं। हाँ, ये जगह अक्सर छूट जाती हैं। सही कहा। दीवारों या फर्श में दरारें हैं तो उन्हें भर देना। कूड़ेदान हमेशा ढक्कन वाला इस्तेमाल करना और रोज खाली करना। और एक और जरूरी बात, क्या? ग्राहकों को भी इस बारे में समझाना। मतलब घर में रहने वालों को या ऑफिस में काम करने वालों को बताना कि सफाई क्यों जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ पेस्ट कंट्रोल वाले की जिम्मेदारी नहीं है। सही बात है, ये तो मिलकर ही होगा। तो E और R हो गया। अब D, डिस्ट्रक्शन। हाँ, डिस्ट्रक्शन यानी विनाश। अब इसमें आते हैं असल कंट्रोल के तरीके। इसमें नॉन केमिकल और केमिकल दोनों शामिल हैं। पहले नॉन केमिकल बताएं। नॉन केमिकल में जैसे ट्रैप्स आते हैं, स्टिकी ट्रैप्स या कुछ खास डिजाइन वाले ट्रैप्स, जैसे IMT या एक्सोरोच। ये निगरानी के साथ साथ उन्हें पकड़ने का काम भी करते हैं। और एक DE डस्ट आता है, डायटोमेशियस अर्थ। ये एक तरह का पाउडर है जो उनकी बाहरी परत को खराब करके उन्हें सुखा देता है। अच्छा, और केमिकल तरीके? केमिकल में सबसे आम है जेल बेट्स, जैसे फिप्रोनिल बेस्ड जेल। ये कॉकरोच खाते हैं, फिर अपनी छिपने की जगह पर जाकर मरते हैं।
और उन्हें खाने वाले दूसरे कॉकरोच भी मर जाते हैं। मतलब ये चेन रिएक्शन जैसा है? हाँ, एक तरह से। फिर स्प्रे भी आते हैं, जैसे क्लोथियानिडिन या डेल्टामिथ्रिन वाले। ये तुरंत असर दिखाते हैं जहां सीधे स्प्रे किया जाए, लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना होता है। सावधानी मतलब खाने पीने के चीजों पर, बर्तनों पर या जहां खाना बनता है उन सतहों पर स्प्रे नहीं करना चाहिए। बिजली के उपकरणों के आसपास भी बहुत ध्यान रखना होता है। इनका इस्तेमाल सिर्फ टारगेटेड जगहों पर, जैसे दरारों में या जहां वो छुपते हैं, वहीं करना चाहिए। और जेल लगाने का भी कोई खास तरीका है? आपने कहा था बहुत छोटी बूंदें। हाँ, बिल्कुल। जेल की बूंदें बहुत छोटी, बस माचिस की तीली के सिर जितनी लगानी होती हैं, और सही जगहों पर, जैसे दरवाजों के कब्जों के पास, दराजों के कोनों में, सिंक के नीचे, फ्रिज मोटर के पास, ऐसी गर्म और अंधेरी जगहों पर जहां वो आते जाते हों। ज्यादा लगाने से फायदा नहीं होता, सही जगह पर लगाना जरूरी है। समझ गए। और बाहर की नालियों के लिए? हाँ, बाहरवी नालियों के लिए अलग तरीके और कभी-कभी अलग रसायन, जैसे साइफेनोथ्रिन वाले, इस्तेमाल होते हैं। उसका प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। ओके, तो ERD हो गया। अब बचा M, मॉनिटरिंग। हाँ, मॉनिटरिंग यानी निगरानी। ये बहुत जरूरी है। इसके लिए वही ट्रैप्स जैसे IMT या एक्सोरोच इस्तेमाल होते हैं। इन्हें उन जगहों पर लगाया जाता है जहां कॉकरोच होने का शक हो। और फिर उन्हें चेक करते हैं? हाँ, नियमित रूप से चेक करते हैं कि कितने कॉकरोच फंसे। इससे पता चलता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कम है, मीडियम है या बहुत ज्यादा है। और ये भी पता चलता है कि कंट्रोल काम कर रहा है या नहीं। तो इसी मॉनिटरिंग के आधार पर आगे का एक्शन तय होता होगा। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए किसी घर में कम कॉकरोच दिखें ट्रैप में, तो शायद सिर्फ जेल बेट लगाने से ही काम चल जाए। और अगर ज्यादा हो तो? अगर मीडियम लेवल है तो जेल के साथ साथ शायद कुछ जगहों पर टारगेटेड स्प्रे भी करना पड़े। और अगर बहुत ही ज्यादा है, मतलब हाई इन्फेस्टेशन है, तो हो सकता है पहले एक फ्लश आउट ट्रीटमेंट करना पड़े, जिससे छिपे हुए कॉकरोच बाहर निकलें, और उसके बाद फिर जेल वगैरह लगाया जाए। मतलब प्लान बदलता रहता है सिचुएशन के हिसाब से। ये तो काफी डिटेल्ड प्लान है। और इसमें क्लाइंट मतलब घर या ऑफिस वाले, उनकी क्या भूमिका है? उनकी भूमिका बहुत ही अहम है। सबसे पहली चीज तो वही साफ सफाई बनाए रखना, रेस्ट्रिक्शन वाला पार्ट। अगर वो सहयोग नहीं करेंगे तो कंट्रोल लंबे समय तक टिकेगा नहीं। सही बात है। और अगर इन्फेस्टेशन ज्यादा है तो ट्रीटमेंट के वक्त उन्हें थोड़ा सहयोग करना पड़ता है। जैसे हो सकता है कि रसोई को थोड़ा खाली करना पड़े ताकि स्प्रे या जेल ठीक से लगाया जा सके। और ट्रीटमेंट के बाद जो सलाह दी जाती है, जैसे दरारें बंद करवा लें या लीकेज ठीक करवा लें, उन पर अमल करना भी जरूरी है। हाँ, ये एक तरह की पार्टनरशिप है ना? बिल्कुल सही कहा। पेस्ट कंट्रोल सर्विस और क्लाइंट के बीच। तो कुल मिला के जो हमने समझा वो ये है कि कॉकरोच से निपटना सिर्फ केमिकल छिड़क देना नहीं है, ये एक पूरी सोच है, वो ERDM वाली, एक्सक्लूजन, रेस्ट्रिक्शन, डिस्ट्रक्शन, मॉनिटरिंग। इसमें उनकी बायोलॉजी समझना, लगातार नजर रखना, सही तरीके अपनाना और सबसे जरूरी साफ सफाई और रोकथाम शामिल है। हाँ, ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। सिर्फ एक चीज पर फोकस करने से बात नहीं बनती, सब कुछ साथ में करना होता है। बिल्कुल। यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में आता है। हम जानते हैं कि कॉकरोच लाखों सालों से धरती पर हैं, बहुत अडेप्टिव हैं, बदलते माहौल में ढल जाते हैं और कीटनाशकों के खिलाफ भी धीरे धीरे रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं। हाँ, ये तो सुना है। तो भविष्य को देखते हुए क्या हमें ये सोचने की जरूरत है कि कंट्रोल के तरीके कैसे और बदलेंगे? क्या ये मौजूदा केमिकल और फिजिकल तरीके काफी होंगे, या हमें और आगे सोचना होगा? जैसे क्या बायो कंट्रोल मतलब उनके प्राकृतिक दुश्मनों का इस्तेमाल, या उनके रहने के माहौल में और बड़े बदलाव करने जैसे तरीकों की भूमिका बढ़ सकती है आगे चलकर? ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में हमें शायद और भी स्मार्ट तरीके खोजने पड़े। बिल्कुल। इसी विचार के साथ मुझे लगता है आज की हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।